हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, जो सभी शिक्षक भर्ती के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और हमारे चैनल में सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट सीरीज वाइज बनाई गई है, जो लोग नए हैं जाकर देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे जीन पियाजे को संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अब यहाँ पे देखो, पहला पॉइंट हमारा है, जीन पियाजे एक प्रमुख स्विस मनोवैज्ञानिक थे। यहाँ पे वैज्ञानिक की जगह मिस्टेक हो गया, लिख लो मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? स्विस का मतलब है स्विट्जरलैंड के। उसका नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि पियाजे ने अपनी पुस्तक द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड 1923 में लिखी। अब पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड के राइटर कौन है, तो क्या बताएंगे हम लोग? जीन पियाजे। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है, जीन पियाजे ने अपना प्रयोग अपने ही बच्चों पर किया था। किस पे प्रयोग किया था? जीन पियाजे ने अपना प्रयोग अपने ही बच्चों पर किया था। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है, जीन पियाजे का सिद्धांत रचनावाद पर आधारित है। किस पर आधारित है? रचनावाद पर आधारित है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, इसे अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। अब यहाँ पे पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो क्या बताएंगे? जीन पियाजे। और एक दूसरे तरीके ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है, इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो वहाँ पे 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक ये ऑप्शन होगा अवस्था का सिद्धांत। तो क्या बताएंगे हम लोग? अवस्था के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। या फिर आज अवस्था का सिद्धांत किसने दिया, तो क्या बताएंगे हम लोग? जीन पियाजे ने। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है, पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। किसका जनक माना जाता है? विकासात्मक मनोविज्ञान का। उसके नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चों में चिंतन शक्ति का विकास एक ही समय में नहीं बल्कि विभिन्न चरणों में होता है। क्या बताया था कि बच्चों का जो विकास होता है वो एक ही चरण में नहीं बल्कि कई चरण में होता है। और उसी के लिए जो 4 अवस्थाएं बताई थी जीन पियाजे ने, उसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। उसके पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं जो जीन पियाजे ने बताया था, उनको हम लोग जान लेते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे। पहला पॉइंट हमारा है स्कीमा। अब स्कीमा क्या होता है, स्कीमा के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखो, स्कीमा से तात्पर्य है कि स्कीमा तात्पर्य ऐसी मानसिक संरचना से है जो व्यक्ति के दिमाग में सूचनाओं को संगठित करने तथा व्याख्या करने हेतु विद्यमान होती है। क्या? मानसिक संरचना। अब देखो यहाँ पे जैसे हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे आप लोगों को, तो क्या जो हम जिस मानसिक संरचना के आधार पर क्या कर रहे हैं, ये जो चीज़ें इनको क्या कर रहे हैं? व्याख्या कर रहे हैं। तो यही क्या हो गया? हमारा स्कीमा हो गया। जैसे आप लोग हैं, आप लोगों को हम क्या कर रहे हैं? कुछ जानकारी दे रहे हैं, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? जो जानकारी उसे कलेक्ट कर रहे हैं। जो कलेक्ट करने में जो आप लोगों को मानसिक संरचना है, जिस मानसिक संरचना का यूज हो रहा है, उसे क्या बोलेंगे? स्कीमा बोलेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है आत्मसात्करण। आत्मसात्करण क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसमें बालक अपने नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान योजनाओं में शामिल कर लेता है। अब जैसे कोई छोटा बच्चा था, उसे एक जानवर के बारे में बताया गया कि ये काले कलर का है और इसकी 4 टांगें और ये भौं भौं करता है। तो क्या हो गया? ये कुत्ता हो गया। अब क्या हुआ कि कुछ दिन बाद एक बच्चे ने क्या देखा? दूसरा जानवर देखा। वो सफ़ेद कलर का था और उसके भी 4 टांगें थी और वो भी भौं भौं कर रहा था। तो क्या हुआ कि बच्चे को तो काले कुत्ते के बारे में बताया गया था, लेकिन बच्चे ने क्या दिमाग लगाया कि इसके भी 4 टांगें हैं और ये भी भौं भौं कर रहा है, तो क्या है? ये भी कुत्ता होगा। बच्चे ने ये सोचा कि ज़रूरी नहीं है कि भौं भौं करे और काले कलर का हो तो वही कुत्ता हो सकता है सफ़ेद भी हो सकता है और दूसरे तरीके का भी हो सकता है। तो क्या किया बच्चे ने? अपने पूर्व ज्ञान योजनाओं में नए ज्ञान को क्या कर लिया? शामिल कर लिया गया। तो यही होता है आत्मसात्करण। क्या होता है आत्मसात्करण? एक बार फिर से देख लेते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें बालक अपने नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान योजनाओं में शामिल कर लेता है। उसका नेक्स्ट पॉइंट हमारा है समायोजन। समायोजन क्या होता है? वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें बालक नई सूचना को शामिल करता है। अब यहाँ पे कुछ दिन बाद क्या हुआ कि बच्चे ने एक बिल्ली देखी, लेकिन बच्चों को नहीं मालूम था कि बिल्ली है। उसकी 4 टांगें थी और वो क्या कर रही थी? वो म्याऊं म्याऊं कर रही थी। तो बच्चे ने सोचा कि ये तो म्याऊं म्याऊं कर रही है, तो ये क्या है? ये कुत्ता तो है नहीं। तो उसे बताया गया क्या कि 4 टांगें हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो कुत्ता ही हो, वो क्या होता है? बिल्ली हो सकती है और बाघ हो सकता है, शेर भी हो सकता है। तो बच्चे ने क्या किया? जिसको नई जानकारी दी गई, वो क्या कर लिया? अपने अंदर उसे सूचना को शामिल कर लिया गया। तो यही क्या हो गया? समायोजन हो गया। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं।
अब यहाँ पे पहली अवस्था कौन सी है? संवेदीगामक या फिर इसे ज्ञानेंद्रिय अवस्था के नाम से जाना जाता है। और इसकी एज कितनी होती है? 0 से 2 वर्ष। उसके नेक्स्ट हमारी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और इसे ही प्राक संक्रियात्मक के नाम से जाना जाता है। इसकी एज होती है 2 से 7 वर्ष। उसके बाद अगला हमारा है तीसरे नंबर की अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और इसकी एज कितनी होती है? 7 से 11 वर्ष। और उसके बाद फोर्थ नंबर की अवस्था हमारी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर अनौपचारिक संक्रियात्मक। इसकी एज कितनी होती है? 11 से 15 वर्ष या फिर उससे अधिक। अब यहाँ पे जो सारी अवस्थाएं, चारों अवस्थाएं, इनके जो यहाँ पे उपनाम जो दिए गए हैं ये सारे याद करना है। और यहाँ पे जो एज दी गई है, एज बहुत ज़्यादा पूछी जाती है पेपर में कि जैसे कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एज क्या होती है जीन पियाजे के अनुसार, तो क्या बताएंगे? 2 से 7 वर्ष। यहीं पे पूछ लीजिए कि अमूर्त संक्रियात्मक या फिर अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की एज क्या होती है जीन पियाजे के अनुसार, तो क्या बताएंगे? 11 से 15 वर्ष। या फिर ऑप्शन में 11 से 15 वर्ष ना मिले, 15 वर्ष से अधिक मिले तो उसे करेक्ट करेंगे। उसके बाद ये सभी जो अवस्थाएं, चारों अवस्थाएं, इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं वो जान लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले संवेदीगामक अवस्था। अब इसकी एज कितनी होती है? 0 से 2 वर्ष। अब इसमें बच्चा क्या करता है? इस अवस्था में बालक अपनी इंद्रियों द्वारा कार्य करता है। जो बालक की 5 इंद्रियां होती हैं वो उन्हीं के द्वारा कार्य करता है। जैसे क्या करता है? गामक क्रिया करता है, खेलना, देखकर छूना, पैर मारना। अब पेपर में क्वेश्चन ये आता है कि जो बच्चा होता है गामक क्रियाएं जीन पियाजे की कौन सी अवस्था के अनुसार करता है, या फिर जीन पियाजे के कौन सी अवस्था की विशेषता होती है गामक क्रिया करना। तो गामक क्रिया करता है बच्चा कौन सी अवस्था में करता है? संवेदी गामक अवस्था में। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पे कि जो इंद्रियों के द्वारा बच्चा कार्य करता है जीन पियाजे की कौन सी अवस्था के अनुसार, तो क्या बताएंगे हम लोग? संवेदी गामक अवस्था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे है कि इस अवस्था में बालक की सबसे बड़ी उपलब्धि बालक द्वारा वस्तु स्थायित्व का ज्ञान होता है। अब वस्तु स्थायित्व क्या होता है? वस्तु स्थायित्व से ये तात्पर्य है इसके द्वारा बालक ये जान पाता है कि घटनाएं एवं वस्तुएं तब भी मौजूद होती हैं जब वो हमारे सामने नहीं होती हैं। अब देखो यहाँ पे जैसे कि छोटा बच्चा होता है वो खिलौने से खेल रहा है, अब बेड पे लेटा हुआ है और उसका क्या हुआ? खिलौना नीचे गिर गया। तो क्या होता है? बच्चा बोल तो पाता नहीं, लेकिन उसे ये मालूम रहता है कि ये जो खिलौना है वो यहीं पे हमारे कहीं पे आस-पास पड़ा हुआ है। तो क्या होता है कि जो घटनाएं होती हैं वो तब भी मौजूद होती हैं जब हमें दिखती नहीं हैं। तो यही क्या हो गया? यही हो गया वस्तु स्थायित्व। उसके बाद अगली अवस्था हमारी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और इसकी एज कितनी होती है? 2 से 7 वर्ष। अब इस अवस्था में भाषा का विकास प्रारंभ होता है। पहला पॉइंट क्या है? इस अवस्था में भाषा का विकास प्रारंभ होता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है इस अवस्था में जीववाद का विकास होता है। अब जीववाद से ये तात्पर्य होता है कि जो बच्चा होता है सजीव और निर्जीव चीज़ों में अंतर नहीं कर पाता है। अब जैसे छोटा बच्चा जब होता है तो क्या करेगा? वो जैसे गुड्डा गुड़िया होते हैं उन्हें खाना खिलाएगा, पानी पिलाएगा, वो क्या सोचता है कि जो गुड्डा या फिर गुड़िया जो है उसकी ये क्या है? इसके अंदर जान है उसके जैसे। तो इसी वजह से क्या किया करता है? उसको खाना खिला के पानी पिलाएगा। तो जीववाद से तात्पर्य हुआ कि बच्चा सजीव और निर्जीव चीज़ों के बारे में नहीं जान पाता है। तो कौन सी अवस्था की विशेषता होती है जीववाद? ये होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है इस अवस्था में आत्म केंद्रिता का विकास होता है। अब आत्म केंद्रिता का तात्पर्य होता है कि जो अपने विचारों और दूसरे के विचारों में बच्चा अंतर नहीं कर पाता है। जैसे कि बच्चा रोता है, उसे खिलौना दे दिया गया तो क्या होता है? बच्चा शांत हो जाता है और खुश हो जाता है। तो वो सोचता है जैसे कि किसी दिन पापा की उसका क्या हुआ कि माइंड डिस्टर्ब है, तो क्या करेगा? वही खिलौना जाके अपने पापा को दे देगा। वो सोचेगा कि इससे पापा क्या हो जाएंगे? हमारे खुश हो जाएंगे। तो क्या होता है? आत्म केंद्रिता कि अपने विचारों और दूसरे के विचारों पे अंतर न कर पाना। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है यहाँ पे कि इस अवस्था को खिलौने की आयु भी कहा जाता है। कौन सी अवस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है? वो कहा जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसकी एज कितनी होती है? 7 से 11 वर्ष। अब इसकी कौन कौन सी विशेषता होती है? इस अवस्था में सामान्यीकरण की प्रवृत्ति आने लगती है। सामान्यीकरण की ये बात मतलब होता है कि जैसे बच्चे को किसी घटना के बारे में बता दो तो बच्चा अपने आप से खुद सोच के कुछ उसमें लिख देगा। जैसे किसी बच्चे बता दो कि गाय पे निबंध लिखो तो क्या करेगा? कुछ लाइन जो है अपने आप से वो लिख देगा। सामान्यीकरण का ये मतलब होता है। तो सामान्यीकरण की प्रवृत्ति कौन सी अवस्था की विशेषता होती है? वो होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है क्रमक संबंधित समस्याओं का समाधान। अब क्रमक संबंधित समस्याओं का समाधान क्या होता है? जैसे कि 2 × 4 करेंगे तो कितना आता है? 8 आता है। अब यहीं पे अगर
4 × 2 करोगे तो क्या आ जाएगा, तब भी 8 आएगा। तो ये समझ हो जाती है बच्चे को इस अवस्था में क्रमिक संबंधी समस्याओं का समाधान। उसका अगला पॉइंट हमारा है इसमें कि इस अवस्था में बालक तार्किक चिंतन शुरू कर देता है। क्या कर देता है, तार्किक चिंतन, या फिर पेपर में आ जाए कि मूर्त चिंतन। मूर्त चिंतन बच्चा कौन सी अवस्था में शुरू करता है, तो क्या बताएंगे हम लोग, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, नेक्स्ट अवस्था हमारी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसकी एज कितनी होती है, 11 से 15 वर्ष या फिर उससे अधिक। अब इसकी कौन कौन सी विशेषता होती है, इसकी विशेषता होती है इस अवस्था में बच्चों में अमूर्त चिंतन या फिर काल्पनिक चिंतन की क्षमता विकसित हो जाती है। अमूर्त चिंतन या फिर काल्पनिक चिंतन की क्षमता विकसित हो जाती है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है इस अवस्था में बच्चे वैज्ञानिकों की तरफ सोचने लगते हैं, और तार्किक चिंतन की अवस्था भी इसे ही कहा जाता है। अब पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि तार्किक चिंतन की अवस्था किसे कहा जाता है, तो क्या बताएंगे हम लोग, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को। या फिर ये आ जाए पेपर में क्वेश्चन कि जीन पियाजे की कौन सी अवस्था के अनुसार बच्चे जो है वैज्ञानिकों की तरफ सोचने लगते हैं, तो क्या बताएंगे हम लोग, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। और ये हमारा जीन पियाजे का सिद्धांत कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।